नमस्कार दोस्तों, आज मैं कृष्णा सोबती जी की एक बचपन की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक पेंसिल और एक रफ कॉपी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी हार्ड वर्ड लगे कि आपको प्रॉब्लम है उस वर्ड में, उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा और बुक में एक पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा और उसका बाद में नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्लास 6 की हिंदी की सेकंड लेसन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो जो कृष्णा जी है, ये रहे, वे अपने बचपन की कुछ बात बताएंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। मीन्स अगर आप लोगों की दादी है, नानी है, तो उस एज की है। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। मीन्स थोड़ा सा एज हो गया है, यही बताना चाहती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, तो उनके परिवार में उन्हें सभी लोग जीजी कहते हैं, यानी कि दीदी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। उन्हें भी लगने लगा है कि हाँ, मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अब शताब्दी क्या होता है? पिछली शताब्दी यानी कि जैसे कि अभी 2000 चल रहा है, तो हम लोग 19वीं शताब्दी में जन्म हुए हैं। एक एक शताब्दी में, जैसे 19वीं में 100 साल हुआ, 20वीं में फिर 100 साल और 21वीं में 100 साल, ऐसे एक साथ 100 साल को शताब्दी कहते हैं। और क्योंकि वे थोड़ा इसमें अभी शताब्दी यानी कि जैसे मैं 1900 में जन्म हुई हूँ 19वीं शताब्दी में, और अभी 20वीं चल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। इस तरह का उन्होंने बताया है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। पहले ऐसा रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कौन कौन से? नीला रंग के, जामुनी रंग के, ग्रे रंग की, काला रंग की या चॉकलेटी रंग के, डार्क डार्क कलर पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। अब लेकिन क्योंकि उन्हें खुद को बहुत बड़ा महसूस कर रही, तो लग रहा है कि मैं अभी सफेद ही पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो पिछले दशकों, फिर से अभी दशक कहा गया है, 10 साल पहले की बात है। मतलब कि फ्रॉक पहनी थी, फिर निकर वॉकर पहनी थी, स्कर्ट पहनी थी, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी है। ऐसा हमारा भी होता है। जितना उम्र बढ़ता जाता है, हमारा ड्रेस का सेंस भी अलग होते जाता है। आपको चूड़ीदार, शताब्दी, दशकों, इनमें अंडरलाइन करने हैं और इन वर्ड्स का डिक्टेशन लेना है। स्कर्ट, लहंगे, हर वर्ड का जब आप डिक्टेशन लेंगे, आपकी गलती हो गई 10 बार लिखेंगे, फिर डिक्टेशन लेंगे, तो आपको कभी भी पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो ऐसे फ्रॉक हम भी बचपन में पहनते थे। नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, धारी वाला जिसमें कि फ्रिल लग जाती है, इस तरह की धारियां बनने लगती है, तो वैसे फ्रॉक पहने थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में रिबन लगाने का, क्लिप नहीं आज के जैसा, या हेयर बैंड नहीं बल्कि रिबन, और फ्रॉक के जेब में रुमाल रखने का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। लेमन यानी कि नींबू के कलर का, बड़े प्लेटों वाला जो होता है, प्लेट मतलब आपको ऐसे जब इस तरह की दिखाई देती है ना, आप लोग के स्कूल के स्कर्ट में प्लेट्स, बॉक्स प्लेट या नाइफ प्लेट लगती होगी, जिसके नीचे पर फर टंकी थी और नीचे फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। कोट के ऊपर एक फ्रॉक पहना जाता था, उसे ट्यूनिक कहते हैं। दूसरा ग्रे और उसके सफेद कोटी। तो आप लोगों ने क्या क्या पहना है ड्रेस, कमेंट में जरूर लिखिए।
मुझे अपने मोजे और स्कॉचिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अच्छा, तो वे अपने मोजे खुद धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। नौकर या नौकरानी को खुद के कपड़े नहीं दिए जा सकते थे। हमारे यहाँ में भी अंडरगारमेंट्स हम खुद धोते हैं। हम किसी भी नौकर को नहीं दे सकते हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब कि कपड़े धोने में, अपने मोजे वगैरह धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते और जूते भी पॉलिश करते थे खुद। ये काम अभी भी मैं कहती हूँ कि सभी को करनी चाहिए। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो आप लोग भी जूते को पॉलिश करके देखिए, कितनी अच्छी से ब्रश लगाने के बाद एकदम चमकने लगती है जूते, तो बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो वे अपनी बूट आज भी खुद ही पॉलिश करती है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। हाँ, हमें भी बहुत याद है, पहले हम लोग जब छोटे में नए जूते लेकर घूमने जाते पहन के, तो आधा रास्ता तो हमें हाथ में उठा के लाना पड़ता, क्योंकि छाले बन ही जाते थे। लेकिन आजकल के जूते में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। तो इनकी कहानी के साथ हमारा कहानी बहुत मेल खाता है, क्योंकि हम भी 19वीं शताब्दी के हैं, पिछली शताब्दी के। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, और शनिचर यानी कि सैटरडे को उन्हें ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीने के लिए दिया जाता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। सैटरडे को जो है, क्योंकि पीना पड़ता है तेल, तो उन्हें उनके नाक में गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी कि मन मचलने लग जाता कि इसको नहीं पीना है, ऐसा लगता है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो सेहत के लिए पिलाई जाती थी शनिवारी दवा, जो कि उन्हें पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन वे अभी भी सोचती है कि शनिवारी दवा अगर नहीं पिलाते तो भी हम ठीक ही रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। जो 19वीं शताब्दी की हम लोग हैं, उनकी बचपन और आजकल के बचपन वो अलग होती है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। मीन्स रेडियो से भी पहले की बात बताई जा रही है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। पहले जो कुल्फी खाया करते थे वो आजकल आइसक्रीम में बदल गई। पहले आइसक्रीम नहीं खाया करते। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। कचौड़ी समोसियां जो घर घर में बनती थी, आजकल दुकानों में पैटीज बिकने लगे हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। तो देखिए, पहले की चीजें बहुत ही सेहत के लिए अच्छा था। कचौड़ी समोसा घर के बनाए हुए, जबकि पैटीज बाहर का बनाया हुआ, फिर शहतूत, फालसे और खसखस की शरबत जो कि शरीर को ठंडक पहुंचाती है। जबकि कोक पेप्सी में सिर्फ शुगर होता है और फ्लेवर रहता है। उसको पीने से, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पीने से शरीर में खराब, सेहत के लिए खराब ही होती है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और जेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। शिमला और नई दिल्ली में ये वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट, जो दो रेस्टोरेंट के नाम बताए गए हैं, वहां पे जो चॉकलेट और पेस्ट्री पाया जाता था, वे बहुत मजा लेके खाती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला में जो मॉल था उससे ब्राउन ब्रेड लाने के लिए भाई बहनों को भेजा जाता था। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई
और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान में ही वो मॉल थी और उनका घर शिमला में था। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर बस माल तक पहुंच जाते। उतराई उतरते मतलब थोड़े से चढ़ाई में वे रहते थे, तो थोड़ा सा नीचे उतर के आना पड़ता था क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। कन्फेक्शनरी जो भी कन्फेक्शनरी चीजें होती है, चॉकलेट पेस्ट्री वगैरह, वही भरा रहता है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता है। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मजा ले ले खाती। तो घर में आके साइड बोर्ड पर रख के फिर रात में जब खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटने जाते हैं तब मजा लेकर खाती थी। खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। आप लोगों को भी खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, हर चीज का मजा लेके खाना चाहिए। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। इतने सुंदर से लिखे कि हमारे भी मुंह में पानी भर आ रहा है। काफल जो है वो पेड़ में उगने वाली एक फ्रूट है। छोटी छोटी बीज जैसे होते हैं, वो खाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रस भरी होती है, गुलाबी रंग की होती है। चेस्टनट एक और गजब की चीज। चेस्टनट तो ड्राई फ्रूट आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में, आजकल तो डायरेक्ट पैकेट में आ जाती है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। जोर गरम मीन्स काला चने का और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आता। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। सिर्फ हाथ के कमाल है, मीन्स हाथों से बनाए जाते थे, हाथ से बना के उसे इसमें डाला जाता था, पुड़िया बनाया जाता था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इनकी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते हैं। आजकल भी बनाए जाते हैं इस तरह का पैकेट जो बनता है चना जोर गरम, इस तरह के चना वाला जो बनाते हैं उसी को बताया जा रहा है और इसके अंदर चना भर दिया जाता है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। आज के जैसे चिप्स के पैकेट नहीं हुआ करती थी। में भी कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ तो चने वाले से हम अभी भी कहते हैं उसमें बहुत मसाला डाल दो या फिर मिर्ची डाल दो। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, मीन्स बहुत सारा दिया जाता था, आजकल तो बहुत कम देते हैं। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। मीन्स एक चना हाथ में लेके मुंह में डालते तो एक कदम जाते तो उसमें लय और रफ्तार स्पीड तो बहुत ही मजेदार थी, खास थी। छुट्पन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था, तो शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी भी उन्होंने बचपन में की है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो उनके जो नानी के घर में घोड़े हैं वो तो बहुत ही सुंदर और हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे। वहां घोड़े बहुत बहुत पाए जाते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। जाखू का पहाड़ तो अभी भी आप लोग गए होंगे, जब भी शिमला में गए होंगे, बहुत ऊंचा, पूरी शिमला दिखाई देती है जाखू के पहाड़ से। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। कितने अच्छे से लिखा है कि चर्च की घंटियां जब बजती थी और वो गूंज जाती थी दूर दूर तक, तो ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु ही कुछ कह रहे हैं शायद। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी कि सनसेट, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। जब सनसेट होती है तो क्या होता है कि आसमान से येलो कलर थोड़ा हट के थोड़ा नीला रंग आज फैलने लगता है, क्योंकि सूरज की रोशनी कम होने लगती है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। पहाड़ों के मुखड़े, पहाड़ जो कि हमें बहुत अच्छे से दिख रहे थे, वो लगता है अब जो पहाड़ है वो भी गहरे खाई जैसा लगने लगा जब अंधेरा छाने लगा तो। और बत्तियां यानी कि लाइट भी टिमटिमाने लगी थी।
रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। रिच पर लेकिन हमेशा रौनक रहता था और माल की दुकानों में हमेशा चमक। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। एक पॉइंट था स्कैंडल पॉइंट जहां की भीड़ से उभरता है, थोड़ा भीड़ रहती थी और कोलाहल यानी कि शोर शराबे सुनने को आते थे। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में एक मॉडल था, वो था शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, इसकी पटरियां भी थी और छोटे छोटे डिब्बे भी थे उस मॉडल में। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन। पहले स्टेशन में लाल टीन ही जलते थे और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। तो ये सब कुछ उस मॉल में भी, जो मॉडल था उसमें भी दिखता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मीन्स जो शिमला कालका ट्रेन थी वही पिछली सदी की सबसे रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी दिखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। हवाई जहाज की आवाज आते ही बच्चे दौड़ लगाते हैं बाहर देखने के लिए। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और हवाई जहाज को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि एक कोई बहुत बड़ा पक्षी अपना पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। यह देखो, और वह गायब, और दिखते ही गायब हो जाती थी। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाले दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। गाड़ी के मॉडल वाली जो दुकान बताई, उसके साथ एक और दुकान थी। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अच्छा, तो आंखों के डॉक्टर अंग्रेज डॉक्टर के पास उन्होंने आंखें दिखाई और उनकी चश्मा भी बनी थी उस दुकान में। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा था कुछ दिन पहन लो तो ऐनक उतर जाएगी। लेकिन लोग भी बहुत पूछते थे। आजकल लोग इतना नहीं पूछते हैं, पहले पूछा करते थे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहब ने कहा तो था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन उनकी चश्मा तो उतरा ही नहीं। उनकी आंखों का रोशनी तो ठीक हुई ही नहीं। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। तो नंबर बस कम ही होता रहा। चश्मा का नंबर के बारे में बताया जा रहा है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? रोशनी ठीक से पड़नी चाहिए जहां पे भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी आंखों में क्या असर पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो असर पड़ने लगता है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उन्हें छेड़ा जाता था कि आंख पे चश्मा लगाकर उसने सोचा कि दूर तक अच्छे से दिखेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस लड़की के चेहरे ही खराब हो गए हैं, देखने में लंगूर जैसे। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा, ये शेर अच्छी ही लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो जब एक बार पहनती है तो लगता है लंगूर जैसी लग रही हो क्या, फिर खोलती है तो लगता है नहीं, लंगूर तो नहीं लग रही। इसी तरह से वो आईने के सामने बहुत देर तक खड़ी रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। छोटे भाई का जब टोपा उसने अपने सर में रखा तो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। हाँ, पहले पहले जब पहना था तब की बात थी, अब तो चश्मा ठीक ही लगता है।
जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जो हमेशा चश्मा पहनते हैं उनका चश्मा उतारने के बाद थोड़ा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो उनको लिखते लिखते ये सारी बातें भी याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। तो पहले इस तरह से दुपट्टा ओढ़ते थे और आजकल टोपियां ओढ़ने लगे। पहले जैसे लोग चिढ़ाते थे, आजकल कोई भी किसी को नहीं चिढ़ाते हैं, जिसे जैसे मन उस तरह का ड्रेसअप कर सकता है। तो कृष्णा सोबती जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, जो कि हर कोई तो नहीं लिख पाते हैं हर किसी के साथ, लेकिन हर किसी के मन की बात इसमें उभर के आ रही है। जैसे कि हम कभी नहीं भी लिख पा रहे होंगे तो इन्होंने बचपन अपना इतने अच्छे से लिखा है कि इनमें से बहुत बातें तो हमारे साथ भी मैच कर रही है। आपको मेरा रीडिंग कैसा लगा अब जरूर बताइएगा। आप लोगों ने कौन कौन से कलर के फ्रॉक पहने हैं और या फिर कौन कौन से ड्रेस पहनते हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे भी पता चलता है कि हाँ, क्लास 6 के बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, पढ़ना है। तो कौन से क्लास के लिए पढूं, ये मुझे पता चल जाता है। धन्यवाद।